ओके, गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर। अगर मैं कहूँ ये चैप्टर नहीं है, ये है आपका एसए 520। इसको लिख दो, ये आपके पास है स्टैंडर्ड एसए 520 है ये आपके पास। पहले सिर्फ ये स्टैंडर्ड की सीरीज में होता था, न्यू सिलेबस में अब इसको क्या बना दिया, एक चैप्टर बना दिया, एक डिफरेंट चैप्टर। तो अगर एक डिफरेंट चैप्टर बन गया तो इसका पेपर में चांसेस बन गए कि एसए 520 का क्वेश्चन आ ही सकता है। अगर पेपर में आता है, ये देखो ज्यादा से ज्यादा आपकी वेटेज लेके जाएगा 3 to 6 मार्क्स की, बस इससे ज्यादा नहीं। अगर किसी अटेम्प्ट में इससे ज्यादा आ जाता है तो ये मत मानना कि सर ने गलत बता दिया, ये ऑन एन एवरेज बेसिस पे होते हैं 3 to 6। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता 3 का या 4 का आ सकता है। अगर बाई चांस उनको ट्रू फॉल्स की फॉर्म में डाल दें तो 2 नंबर का, एमसीक्यू में डाल दें 1 या 2 नंबर का। ठीक है, ट्रू फॉल्स हमेशा एग्जाम में आएंगे, 2 नंबर का एक होता है, एमसीक्यू 1 मार्क्स वाला भी आ सकता है, 2 मार्क्स वाला भी। तो उसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा 6 नंबर से ऊपर बन ही नहीं सकता थ्योरी का। ऐसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं यहाँ पे जो जनरली कवर करेगा 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसे 520। तो ऐसे 500 की सीरीज के हमारे ज्यादा क्या सभी स्टैंडर्ड्स हो चुके हैं। कौन से? चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में सारे के सारे कवर हो चुके थे। उसके अलावा एक ऑडिट सैम्पलिंग में हमने कर लिया चैप्टर 7 में, पिछले चैप्टर में, और 8th वाले में एनालिटिकल प्रोसीजर। अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एसए 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। देखो इसका मीनिंग क्या होता है एनालिटिकल प्रोसीजर का। 2 तरीकों से यहाँ से आप इसका मीनिंग निकालते हो। जनरली आप इसको क्या करते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अदर एलिमेंट्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक अदर एंगल उठाते हो आप, जिसमें आप रेशियोज चेक करना चाहते हो, जिसमें आप ट्रेंड एनालिसिस चेक करना चाहते हो, जिसमें आप पिछले साल के डेटा को इस साल के डेटा के साथ कंपैरिजन करना चाहते हो, अपनी कंपनी के डेटा को दूसरी कंपनी के साथ, अपनी कंपनी के डेटा को पिछले साल के साथ, या फिर अपनी कंपनी के डेटा को किसी और इंडस्ट्री के साथ, मतलब ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री नॉर्म्स के साथ चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर की पॉइंट्स नहीं उठा रहे, उसके एलिमेंट्स नहीं उठा रहे, उसको आप कंपैरिजन करना चाह रहे हो कि हम देखना चाहते हैं पिछले साल से लेके इस सालों में क्या ट्रेंड आ रहा है। पहले तो हमारे खर्चे जो होते थे 25% होते थे, इस बार 26 है, अगली बार 27 है, तो ऑन एन एवरेज आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हो। अब यहाँ पे कंपैरिजन वाली चीजें हैं, वो भी 2 तरीकों से आ जाती हैं, या तो फाइनेंशियल डेटा की या फिर नॉन फाइनेंशियल डेटा की। फाइनेंशियल डेटा मेरे को उठाने कुछ भी उठा लो, P&L और बैलेंस शीट में से भंडार तो लगा हुआ है, समझ लो आप क्या करना चाह रहे हो, सैलरी देखना चाहते हो, पिछले साल सैलरी कितनी थी, इस साल कितनी है, अगले साल कितनी है, 5 सालों की सैलरी चेक कर रहे हो। फिर उसको, ये तो हो गया फाइनेंशियल डेटा के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो। नॉन फाइनेंशियल डेटा के साथ कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? नॉन फाइनेंशियल डेटा जैसे सैलरी जिसको आप दे रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो नंबर ऑफ वर्कर्स आप देखना चाहते हो पिछले साल कितने थे, इस साल कितने हैं। बद्दी में सेज लगा, सेज में क्या था कि आपका 10 सालों के लिए प्रॉफिट माफ है, लेकिन वहां पे एक कंडीशन थी, जो बद्दी के, मतलब बद्दी हिमाचल में पड़ता है, तो कह रहे हैं जो भी वो कंपनी लगाएगा ना सेज में, तो 70% हिमाचली होने चाहिए, 30% नॉन हिमाचली। तो हम लोग जब ऑडिट करने जाते थे तो हमें ये इंस्ट्रक्शंस थी कि आपको, क्योंकि हमारे 50% क्लाइंट्स बद्दी में थे, जिस जहां पे मेरी आर्टिकलशिप हुई थी, और वही सैज में, वहां पे हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट थे जिनकी इंटरनल ऑडिट्स थी। तो हमारे सर ने एक प्रोविजन ही हमें समझाया था, तब हम सीए इंटर भी क्लियर नहीं था मेरी, तो मेरे को इतने लेवल तक तो चीजें पता नहीं थी कि क्या क्या चीजें फॉलो करनी होती हैं। तो एक पॉइंट हमें हमारे सर ने बताया कि आपको ना यहाँ का ना हिमाचली और नॉन हिमाचली क्राइटेरिया चेक करने हैं। कैसे चेक कर रहे हैं? 30% और 70% के रेशियोज, उनसे सैलरी रजिस्टर लो आप, या वर्कर्स जहाँ पे लिखे हुए हैं उनका रजिस्टर लो, वहां पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लिखे होंगे, वहां पे देख लो टोटल कितने हैं, क्या उसका 30% मैक्सिमम टू मैक्सिमम नॉन हिमाचली होने चाहिए। तो यहाँ पे आप कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो हिमाचली और नॉन हिमाचली का, जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ तो लिंक नहीं है, लेकिन रूल्स रेगुलेशन, अगर मैं कहूँ एसए 250 लॉ एंड रेगुलेशन, उसके साथ तो लिंक है ना, वहां पे तो कंडीशन बताई हुई है। तो इसको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल डेटा का कंपैरिजन करना। तो एसए 520 में एनालिटिकल प्रोसीजर अगर मेरे को चेक करना है, चाहे मेरे को ट्रेंड एनालिसिस चेक करना है, चाहे मेरे को कंपैरिजन, चाहे रेशो, 3 चीजें निकल के आएंगी मेरे पास जनरली। क्या क्या चीजें निकल के आएंगी? 3। ठीक है, एक तो मेरे पास ट्रेंड निकल के आएगा कि पिछले साल, इस साल, ये सब क्या चीजें हैं, ट्रेंड एनालिसिस,
एक मेरे पास निकल के आएगा रेशियो। रेशियो को बोलते हैं रिलेशनशिप, रेशियोज को बोलते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं। और एक आप कंपैरिजन, तो एक आप कंपैरिजन एनालिसिस कर सकते हो। कंपैरिजन तीन चीजों में कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल के साथ कंपैरिजन कर सकते हो, एक आप अपनी कंपनी की दूसरी कंपनी के साथ, और तीसरी 2 सालों की कंपैरिजन आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि प्रायर पीरियड, पिछला साल और इस साल, 2 कंपनीज की, कंपनी और बी। तीसरी किसके साथ कर सकते हैं, अभी स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको। तीसरी आप जो कर सकते हो वो कर सकते हो ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री नॉर्म्स के साथ, कि इंडस्ट्री कितना रोल प्ले कर रही है या कितने एवरेज, कितने रेट पे चल रही है और हमारी कंपनी कितनी है। चलिए जी, अब ऐसे 520 का मीनिंग, इसके ऊपर ट्रू फॉल्स बन चुके हैं 2-3 बार, इसी मीनिंग के ऊपर ही कह रहे हैं। ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, उसका मतलब क्या है, इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये आपको याद रखना है। आप इवेल्युएट कर रहे हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को थ्रू एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब कि रेशियोज की हेल्प से। रेशियोज यानी कि फॉर एग्जांपल जीपी रेशियो, एनपी रेशियो। आपका और मन करता है आप और लिख लेना। ठीक है, तो आप देखना चाहते हो प्रॉफिट जो है, मेरे पास प्रॉफिट तो हो रहा है 10,000 का, भाई सेल कितनी है, सेल है 5 करोड़, तो बताओ ये क्या जस्टिफाई कर पाएगा। भाई अगर मैं कहूँ मेरे को प्रॉफिट है 10,000 रुपए, और अगर मैं कहूँ मेरी सेल है 11,000, फिर बहुत बढ़िया है। भाई 11,000 में से 10,000 का प्रॉफिट, अगर मैं कहूँ मेरा प्रॉफिट है 10,000 और मेरी सेल है 1,00,000 रुपए, फिर तो भाई क्या ही कर रहे हो आप, है ना। तो ये सब चीजें हैं among both financial and non-financial data. Analytical procedure means, अगर एपी आता है तो ऐसे 520 का नेम आपको अपने आप ऐड करना पड़ेगा। 520 क्या है, इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इवेल्युएशन ऑफ थ्रू एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप, थ्रू एनालिसिस ऑफ बोथ, अमंग बोथ। ऐसा जोश चाहिए हमें, राघव कीप इट अप, ठीक है, ऐसा जोश चाहिए। इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ अमंग बोथ बिटवीन द, तो देखा जाए तो इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक वर्ड आ गया, दूसरा आ गया रिलेशनशिप, तीसरा फाइनेंशियल डेटा हो चाहे नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल डेटा को लिखो सैलरीज, नॉन फाइनेंशियल डेटा को लिखो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। फाइनेंशियल डेटा यानी कि सैलरी को कंपैरिजन कर रहे हो या उसका ट्रेंड चेक कर रहे हो, दूसरे में नॉन फाइनेंशियल डेटा में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। इट ऑल्सो इंक्लूड सच इन्वेस्टिगेशन, कह रहे एपी में ना हम इन्वेस्टिगेशन भी इंक्लूड करेंगे, तो इसके साइड पे लिखो इन्वेस्टिगेशन, यानी कि रिलेशनशिप आ गया, इवेल्युएशन आ गया, अब आ रहा है इन्वेस्टिगेशन। इट ऑल्सो इंक्लूड सच इन्वेस्टिगेशन एज इज नेसेसरी ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस, कोई भी आपको फ्लक्चुएशंस कैलकुलेट करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, तो उसकी आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, या रिलेशनशिप्स की दैट आर इनकंसिस्टेंट विद अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। समझ में आया, जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपकी किताबों में पी एंड एल अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट में लिखा हुआ था सैलरी जो है ना इस साल की 50,000 गई। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेजेस की रिटर्न जाती होंगी, पीएफ वालों की या जो भी है, तो उनकी भी रिटर्न जाती होती है ना, पीएफ वाली ईएसआई वाली रिटर्न जाती है, वहां पे सैलरीज आ रही है 48,000। आप देख रहे हो बुक्स में आ रही है, टैली में जब आपने खोला, टैली में लेजर खुला हुआ है सैलरी का, वहां पे लिखा हुआ है 50,000, जो आपने रिटर्न फाइल की है वो है 48,000। तो फ्लक्चुएशन क्रिएट हो गया ना, तो उस चीज के लिए आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, वो भी एपी का पार्ट है। that are inconsistent with other relevant information or that differ from expected value। उसके बाद है the auditor's choice of procedure is a matter of professional judgment। तो तीसरे पॉइंट के साइड पे लिखो प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट। और फोर्थ पॉइंट आपके पास है, फोर्थ पॉइंट ये है कि आप ना परफॉर्म करना एपी, एपी मतलब नियर द एंड ऑफ ऑडिट। बताओ ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप लास्ट में करोगे तो आप ओवरऑल कंक्लूड कर पाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा होगा ओवरऑल कंक्लूड, तो लास्ट के साइड पे लिखो नियर द एंड ऑफ ऑडिट। नियर द एंड ऑफ ऑडिट, तो देखा जाए एक डेफिनेशन आई है, बाकी उसके साथ साथ मीनिंग आ गई।
इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि अब आपने ऑडिट तो कर ली, ये तो एक अलग से टूल है। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है, लिखो, इट इज अ सेपरेट टूल, इट इज अ सेपरेट टूल, एपी को लिख दो, ये तो एक आपके पास सेपरेट टूल है चेक करने का। इवेल्युएट कर रहे हो आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, ठीक है, इवेल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू द एनालिसिस ऑफ अमंग बिटवीन बोथ फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। दूसरा पॉइंट आपको बोल रहा है फ्लक्चुएशंस, ठीक है, फ्लक्चुएशंस आपको आइडेंटिफाई होती हैं ये रिलेशनशिप्स में जो इनकंसिस्टेंट हो, मतलब दो डेटा आपस में मैच ना कर रहे हो। तीसरे में है आपके पास प्रोफेशनल जजमेंट आप लगती है यहाँ पे आपकी, एक हो गया आपके पास इन्वेस्टिगेशन वाला, एक हो गया आपके पास प्रोफेशनल जजमेंट लग रही है यहाँ पे, और आगे नियर द एंड ऑफ द ऑडिट करो ताकि आप ओवरऑल कंक्लूड कर पाओ ऑडिट को। क्योंकि अगर आप पहले करोगे फिर आपको डेटा पहले तो आप ठीक करवाओगे ना सारा ऑडिट का, तब जाके तो कंपैरिजन करोगे। क्या जो बच्चे देखो ऑडिट करके आए हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, उनको पता है सबसे एट द एंड ना ऑडिट के सबसे आखिरी वाले 2 दिनों में स्क्रूटनी होती है, पता है किसी को, किसी ने ऑडिट की है? तो जब आप ऑडिट करने जाओगे पहले दिन तो आप ट्रायल बैलेंस लेते हो, जो मैंने आपको पहली क्लास में भी सिखाया था कि जब भी जाना है प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट करने 2 काम करने हैं, एक जिस दिन पहुंचे उसका ट्रायल बैलेंस ले लो प्रिंट अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है, डिटेल्ड वाला प्रिंट। दूसरा मैनेजर से पूछ के सारी उसकी वेरिफिकेशन करके आओ कि कहाँ सामान बनता है, कौन से आपके गोडाउन है, कैसे सामान आता है जाता है, सिक्योरिटी गार्ड, ये 2 चीजें हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर समझ लो 15 दिन की ऑडिट है, तो आखिरी के जो 2-3 दिन होते हैं ना, 12-13 दिन तो आपने गलतियां ठीक करवा के टैली भी सेट करवा दी, आखिरी के 2 दिन या 3 दिन ना लेजर स्क्रूटनी करते होते हो आप। लेजर स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, आप अपनी जजमेंट लगा के सारे बैलेंसेस चेक करते हो। ट्रायल बैलेंस उठाया, ट्रायल बैलेंस में तो देखा जाए P&L की आइटम्स भी आ जाएंगी, बैलेंस शीट की आइटम्स भी आ जाएंगी, मानते हो इस बात को? पक्की बात है, ट्रायल बैलेंस में एसेट्स भी आते हैं, लायबिलिटी भी, ये वो, तो आप ट्रायल बैलेंस की स्क्रूटनी करना शुरू कर देते हो। आप सारी चीजें ओपन कर करके देखते हो, जिस चीज में आपको लगता है कि यार ये तो बिल बहुत ज्यादा बड़ा है, भाई इसकी फाइल लेके आओ, इसका बिल लेके आओ। कैपिटल, अच्छा कैपिटल इसने इंट्रोड्यूस किया है, मेरे को इन्वेस्टर का रजिस्टर दिखाओ भाई। फिर आपने एक और देखा फिक्स्ड एसेट आई हुई है, अच्छा फिक्स्ड एसेट का मेरे को बिल तो नहीं दिखा था यार, ऐसे करना इस दिन का वो जर्नल लेके आओ, मैंने फिक्स्ड एसेट का बिल देखना है, तो इसको बोलते हैं लेजर स्क्रूटनी। ये फर्स्ट ईयर आर्टिकल बड़ा मुश्किल कर पाता है क्योंकि सारी ये चीज ओवरऑल जजमेंट है। अब आपको क्या पता, ये तो आपने मतलब वो होता है ना हिट एंड ट्रायल, ये वो चीज है, तभी तो इसको बोलते हैं स्क्रूटनी, लेजर स्क्रूटनी। तो जब हम पहले साल थे, पहले साल हमने सीखी, मतलब हमारे सर करते थे तो थोड़ी थोड़ी हमें करनी आई, उसके बाद थोड़ी सी हम ज्यादा करने लग गए, फाइनलाइज तो हमेशा हमारे सर ही करते हैं। तो ये होती है आपकी लेजर स्क्रूटनी, क्योंकि लेजर स्क्रूटनी आप तभी करते हो जब लास्ट में, पहले कर ही नहीं सकते, उसके बाद 8वें 10वें दिन कोई गलतियां आई उसको आप ठीक करवाओगे, फिर क्या फायदा पहले लेजर स्क्रूटनी करने का। तो एपी को कह रहे हैं हमेशा आप कब करो, एट द एंड, ताकि ओवरऑल कंक्लूड कर सको। सेकंड पॉइंट आपके पास है नेचर ऑफ एपी। पहला मीनिंग और डेफिनेशन खत्म हो गया, आगे है नेचर ऑफ एपी या एग्जांपल ऑफ एपी विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कह रहे एपी इंक्लूड्स द कंसीडरेशन ऑफ कंपैरिजन। कह रहे 2 ही चीजें हैं भाई एपी में, नेचर ऑफ एपी में अगर आप कहोगे ना, देखो यहाँ पे लिख लो, एपी में आपके पास 2 ही चीजें हैं, एक है कंपैरिजन, ऊपर जहां पे मैंने ट्रेंड एनालिसिस लिखवाया था ना वो टेक्निकली गलत था क्योंकि वो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे लिखवाया था। एक कंपैरिजन होता है, एक होता है रिलेशनशिप। एपी में 2 चीजें, कंपैरिजन 3 चीजों के साथ, ये पहले ही बता चुका हूं, प्रायर पीरियड के साथ, ठीक है, यहाँ पे लिखो 2016 2017 ऐसे, ठीक है, 2018, ये कंपैरिजन हो गया। आगे है किसी कंपनी का मतलब बजट के साथ, अपने बजट के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हो। हमने सोचा था इस साल इतनी सेल कमानी है, इतना प्रॉफिट, बजट वाला चैप्टर कर चुके होगे कोस्ट में, तो वहां पे वही होता है ना कि 100% एफिशिएंसी से इतना कर सकते हैं, 75 के ऐसे एक्चुअल के साथ कंपैरिजन कर लो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और तीसरा सिमिलर इंडस्ट्री के साथ। तो आप कंपैरिजन कैसे कैसे कर सकते हो, कंपैरिजन आप कर सकते हो एक तो प्रायर पीरियड के साथ, ठीक है, बजट के साथ, और सिमिलर इंडस्ट्री, ज्यादा और लिखना है तो अदर कंपनीज। उसके बाद है एपी ऑल्सो इंक्लूड द कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स का मतलब होता है रेशियोज। कह रहे 2 तरीकों से हमने आप एपी कर सकते हो, एक कंपैरिजन वाले पर्पज से कर सकते हो और दूसरा रेशियोज के साथ, जैसे कि एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो रेशियोज आप 2 चीजों को देख लो, एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का और एक नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का।
एक हो गया रिलेशनशिप, एक हो गया था कंपैरिजन। तो एक देखो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ इन्होंने क्या डाला, जीपी रेशियो, ग्रोस मार्जिन परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जीपी रेशियो तो ग्रोस मार्जिन मतलब प्रॉफिट, तो जीपी रेशियो हो गई आपके पास एक। ये हो गया जीपी रेशियो। दूसरा इन्होंने बोला पे रोल कॉस्ट टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यही तो मैंने आपको लिखवाया था नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वाला। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है नेचर ऑफ एपी में, या फिर आपके पास क्वेश्चन देखो ये बन के आया था पिछले आरटीपी में, ये नवंबर 19 की आरटीपी का क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल ऑफ एपी हैविंग कंसीडरेशन ऑफ कंपैरिजन, हैविंग कंसीडरेशन ऑफ, सर्कल कर दो कंपैरिजन को। आई थिंक अगर आप ये वाला टॉपिक अपने आप पढ़ोगे ना, आपको इतना तो समझ में भी नहीं आएगा कि ये चाह क्या रहे हैं, मतलब एक एक शब्द के ऊपर इन्होंने इंपॉर्टेंस डाली हुई है। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, मतलब नॉर्मल चीज है, लेकिन थ्योरेटिकल में इन्होंने क्या डाला हुआ है, ऐसे ऐसे शब्द डाले हुए हैं, इस वजह से चैप्टर थोड़ा गंदा तो नहीं है, थोड़ा डिफरेंट बन जाता है। तो गिव एग्जांपल ऑफ एपी हैविंग कंसीडरेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पहला प्रायर पीरियड आइटम्स के साथ, दूसरा बजट्स के साथ, इंडस्ट्री के साथ या अदर कंपनीज के साथ। चलो जी आगे, टाइमिंग ऑफ एपी पॉइंट नंबर 3, मीनिंग डेफिनेशन हो गया, एग्जांपल्स हो गई, टाइमिंग ऑफ एपी, प्लानिंग, टेस्टिंग, कंप्लीशन, प्लानिंग, टेस्टिंग, कंप्लीशन, 3 फेसेस हैं आपके पास टाइमिंग एपी के। पहला प्लानिंग फेज में कह रहे हैं इन प्लानिंग स्टेज, मेरे को बताओ प्लानिंग फेज का स्टैंडर्ड कौन सा होता है, ऐसे 300, कम से कम ऑडिट के बैच खत्म होगा ना, सिर्फ इतना नाम रोशन कर देना मेरा कि स्टैंडर्ड के नाम याद होने चाहिए किसी भी तरीके से, रैंडमली चाहे मैं पूछ लूं, सर पूछो 510 बता ही नहीं पाओगे। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंस। चलो जी, प्लानिंग स्टेज क्या है, ऐसे 300। इन प्लानिंग स्टेज एपी असिस्ट द ऑडिटर इन फॉलोइंग, प्लानिंग स्टेज में एक तो आप क्लाइंट के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग कर पाते हो, दूसरा पोटेंशियल रिस्क क्या है वो पता चल जाता है, एंटी ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर पता चल जाते हैं प्लानिंग में, क्योंकि प्लानिंग में तो आप देखा जाए रैप तो कर ही रहे होगे ना, तो आपको फैप पता चलेंगे, अदर्स में आप फैप ले लो, तो देखा जाए 3 चीजें पता चल सकती हैं, क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज, पोटेंशियल रिस्क, एंटी ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ, क्योंकि आप प्लानिंग में हो, प्लानिंग में हो मतलब आप रैप वाले फेज में हो, यानी कि फर्स्ट वाले फेज में हो, आपको सेकंड वाले फेज का पता चल जाएगा। फर्स्ट फेज को बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रैप, सेकंड फेज को बोलते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। उसके बाद है टेस्टिंग फेज, टेस्टिंग फेज क्या है, एपी में ऑल्सो बी यूज्ड एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, यानी कि उससे अगला फेज हो गया ये। सब्सटेंटिव प्रोसीजर वो होता है जब आप डिटेल्ड टेस्टिंग भी करने लग जाते हो, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, याद है टीओडी टॉपिक, याद है क्या होता था ये, ऑडिट प्रोसीजर। तो ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो है ये उसका मतलब नेक्स्ट प्रोसीजर का पार्ट है। गई क्या सर, खोल दे, बाहर वाला गेट भी ना बंद कर देना, ठीक है। तो टेस्टिंग फेज में क्या है, टेस्टिंग फेज में कह रहे हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे पहुंच जाएंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब कि सेकंड वाला फेज, एज टू ऑब्टेन द रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। बाई चांस याद नहीं रह जाता तो ऐसे ही लिख देना, एविडेंस तो लिख के आना ना, लेकिन ऐसे ही जैसे शॉर्ट फॉर्म मत लिखना प्लीज, ठीक है। तीसरा आपके पास है कंप्लीशन फेज, पहला प्लानिंग फेज, प्लानिंग फेज क्या हो गया स्टार्टिंग वाला, यानी कि रैप कह सकते हो ऐसे 300 के अकॉर्डिंग। टेस्टिंग फेज यानी कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू ऑब्टेन द एसएई, टू ऑब्टेन द एसएई। और तीसरा आपके पास है कंप्लीशन फेज, कंप्लीशन फेज में तो हमने पहले भी पढ़ ली है, कह रहे हैं कि जो एपी लगाना है नियर द एंड लगाना, अप्लाई एपी नियर द एंड ऑफ द ऑडिट, नियर द एंड ऑफ द ऑडिट दैट असिस्ट द ऑडिटर फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन वेदर एफएस आर कंसिस्टेंट विद ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी या फिर अदर इंफॉर्मेशन। तो देखा जाए ये 3 फेसेस जो है टाइमिंग ऑफ एपी पेपर में आ सकते हैं। टेस्टिंग फेज ऐसे 300 लग जाएगा, सॉरी पहला प्लानिंग, प्लानिंग में आपके पास क्या करना है, क्लाइंट बिजनेस की नॉलेज लेनी है, सेकंड में पोटेंशियल रिस्क आपको असेस करना है, तीसरे में एंटी ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर। फिर आपके पास है टेस्टिंग फेज, सेकंड वाला है टेस्टिंग फेज जहां पे आपके पास है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू ऑब्टेन द रेलेवेंट एंड रिलायबल एविडेंसेस। और कंप्लीशन नियर द एंड ऑफ द ऑडिट आप लगाना है इसको,
नियर द एंड ऑफ द ऑडिट लगाओगे क्या के लिए, ताकि ओवरऑल कंक्लूजन कर सको। तो इधर बैठा है। उसके बाद चले जी आगे, एपी का मीनिंग। एपी का मीनिंग क्या था, डेफिनेशन, इवेलुएट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग बोथ द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। अच्छा, नेचर क्या थी एपी की, कंपैरिजन और दूसरी रिलेशनशिप। कंपैरिजन 3 चीजों में और रिलेशनशिप पहला जीपी मार्जिन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, फिर नॉन में से। चलो जी आगे, यूज द एपी एज सैप। यूज एपी एज सैप, यूज एपी एज सैप, बोलो एक बार, यूज एपी एज सैप, यूज एपी एज सैप, यूज एपी एज सैप। हाँ बस इतना ही है टॉपिक। जितना छोटा नाम उतना बड़ा काम। तो याद रखना, जितने बड़े बड़े टॉपिक आएंगे ना वो मजेदार है, जितने छोटे छोटे नाम आएंगे वो तंग करेंगे। यूज एपी एज सैप, एनालिटिकल प्रोसीजर को आपको यूज करना है एज सैप, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। याद करो सैप के वो दिन जहां पे इधर टीओडी आ रहा होता था, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। एसपी के नीचे आ जाता था टीओडी या सैप के नीचे लगा लो आप। यानी कि यहाँ पे सैप में आपके पास एनालिटिकल प्रोसीजर में आपने 2 चीजें देखी है ना, इवेलुएट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये वो, लेकिन 2 चीजें वो थी, या तो कंपैरिजन के हिसाब से कि आप अपने बैलेंस शीट को पिछले साल के साथ, इंडस्ट्री के साथ, दूसरी कंपनी के साथ, बजट के साथ कंपैरिजन कर लो। इससे होगा क्या, इससे होगा कि आपको ओवरऑल कंक्लूड पता चल जाता है कि ओवरऑल बेसिस पे गलतियां ठीक हो रही है कि नहीं। यही तो आप पढ़ रहे हैं। 2 बार आ गया कि आप एपी की टाइमिंग इन्होंने बता दी कंप्लीशन स्टेज में, नियर द ऑडिट लगाओ। क्यों? क्योंकि ओवरऑल कंक्लूजन पता चल सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम ऑडिट ऑलरेडी कर चुके हैं, याद रखना, एपी लगाते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम ऑडिट कर चुके हैं। समझ लो 99% हो चुकी है। ये आपका लास्ट फेज होता है कि अब मेरे को ओवरऑल कंक्लूड करना है, जिसमें ट्रेंड एनालिसिस चेक करूं, पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रोथ क्या आ रही है, रेशियोज क्या निकल के आ रही है, मार्केट हमारी डाउन, मार्केट के साथ हमारा डाउन चल रहा है कि अपवर्ड चल रहा है, ठीक है। लेजर स्क्रूटनी मेरे को चेक करनी है, पोटेंशियल रिस्क है कि नहीं। आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा ना। तो अब कह रहे हैं कि जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर रहे हो, ये वाले सारे टूल, ट्रेंड, रेशियोज, बजट के साथ कंपैरिजन, ये सब यूज कर रहे हो, कि आप इसको सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल, यानी कि डिटेल्ड ऑडिट। अगर आपको याद हो, इसको मैं बोलता था डिटेल्ड ऑडिट। असली ऑडिट मैं इसी को बोलता था कि असली ऑडिट तो यही है। या सब्सटैंटिव प्रोसीजर में आ जाता था वही, कि या इसको सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस या रेशियोज वगैरह कि इस हिसाब से मैं चेक करूं। तो यही वो बोल रहे हैं कि आपको डिटेल ऑडिट करनी है या ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो इस हिसाब से चेक करना। तो इन्होंने इसके 3-4 अलग अलग टॉपिक दे दिए। पहला टॉपिक इन्होंने दे दिया डिटरमाइन द पर्टिकुलर सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सैप। टॉपिक थोड़े अजीब आएंगे लेकिन आपको करने पड़ेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांस ऑडिटर में डिटरमाइन कि परफॉर्मिंग ओनली सैप विल बी सफिशिएंट टू रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल, या सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल जरूरी है या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। देखो ये है, ये बना लिया था आपने। सैप जो है टीओडी और सब्सटैंटिव प्रोसीजर से बना हुआ है। तो यही वो बोल रहे हैं कि सिर्फ आप इसको एसपी भी लिख सकते हो, सैप भी लिख सकते हो, ठीक है। सैप का सब पॉइंट भी सैप ही निकलेगा, बस आप ये याद रखना। यहाँ पे मेरे हिसाब से इनको एसपी देना चाहिए था और नीचे सैप जो भी है। तो कह रहे हैं सबसे पहले सिर्फ सैप आप कर ले, रिस्क को कम करने के लिए बहुत है। सैप मतलब कि रेशियोज, ट्रेंड एनालिसिस, ये कि आपको टीओडी भी करनी पड़ेगी, यानी कि डिटेल ऑडिट, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिटेल का मतलब क्या है, डिटेल्ड ऑडिट, कि आपको ये भी करनी पड़ेगी। या तीसरा आपको ये बोल रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों का लगा लो जो जरूरी हो, एज पर द सर्कमस्टांस। क्या एज पर फिक्स सर्कमस्टांस, फिक्स तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ पे मेरी जजमेंट इन्वॉल्व है, तो फिक्स कैसे हो सकता है। तो कह रहे हैं सैप डिटरमाइन द पर्टिकुलर सैप में आपको ये देखना है कि सैप चल जाएगा कि टीओडी चल जाएगा कि दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा। कह रहे हैं उसके कई फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स के हिसाब से अपने आप जजमेंट लगा लेना। किन 3 चीजों की जजमेंट, ऊपर वाले की, सिर्फ सैप, सिर्फ टीओडी या दोनों का कॉम्बिनेशन। कह रहे हैं सैप मोर सुटेबल टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। कह रहे हैं जब आपको सैप लगाना है ना, तो जो बहुत सारी ट्रांजेक्शन होगी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, वहां पे काम करेगा। इसका एमसीक्यू बन चुका है, लिख दो एमसीक्यू।
जहां पे ये बोल देंगे कि कम ट्रांजैक्शंस पे, तो आप बोलोगे इनकरेक्ट। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन पे सैप लगेगा। सुटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इन्फ्लुएंस्ड बाय, कह रहे हैं सुटेबिलिटी, आप ऊपर एपी चेक कर रहे हो ना कि मेरे को एपी लगाना है कि सैप के लिए कि टीयूडी के लिए, कह रहे हैं वो इन्फ्लुएंस होगा या तो नेचर ऑफ असर्शन से। असर्शंस क्या होते थे, इंडिविजुअल बैलेंस, मतलब एक तरह से इंडिविजुअल फीचर्स, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ एपी इफेक्टिवनेस टू आइडेंटिफाई द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कह रहे हैं या तो असर्शंस पे डिपेंड करेगा वो, या फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट के ऊपर। तीसरा कह रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एपी प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस, वो तो है ही है, हर चीज जो जो अप्लाई करोगे अपने अपने वो रिजल्ट देगी। पर्टिकुलर सैप मे बी कंसीडर्ड सुटेबल व्हेन टीओडी आर परफॉर्म्ड ऑन द सेम असर्शन। ठीक है, ऐसे ही पढ़ लेना इसको। तो यहाँ पे देखा जाए क्या निकल के आया, अगर आपको सुटेबिलिटी ऑफ सैप करना है तो या तो सिर्फ सैप लगा दो या सिर्फ टीओडी, या दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर फैक्टर्स पूछे जाते हैं तो देखोगे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन पे सैप अच्छा चलेगा। सुटेबिलिटी लेकिन एपी के एनालिटिकल प्रोसीजर की दो चीजों पे डिपेंड करेगी, असर्शंस के ऊपर, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के ऊपर। तीसरा उन्होंने बोला डिफरेंट टाइप ऑफ एपी प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस। ये अदर फैक्टर्स थे। अब इनमें से क्या था आपके ना इस चैप्टर में, फैक्टर्स थे, स्टैंडर्ड में अदर फैक्टर्स थे। पता नहीं इस चैप्टर में अदर फैक्टर्स थे कि स्टैंडर्ड में थे, यानी कि इन दोनों में से कोई एक टॉपिक क्या था, फैक्टर्स वाला स्टैंडर्ड में, एक टॉपिक था इस चैप्टर में। अब हमने स्टैंडर्ड तो उड़ा दिया, अगर हमने रिमेनिंग स्टैंडर्ड वाला चैप्टर पढ़ लिया ना तो वहां पे हमने 520 नहीं पढ़ा, तो मैंने क्या किया 520 में जो फैक्टर्स और दिए हुए थे वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, क्योंकि हमें याद ही नहीं रहेगा कि हमें वो स्टैंडर्ड में दिए हुए फैक्टर्स कुछ और, चैप्टर में दिए हुए हैं कुछ और, टॉपिक है सेम एनालिटिकल प्रोसीजर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फैक्टर्स इकट्ठे कर दिए और दूसरे वाले को नाम दे दिया अदर फैक्टर्स। तो हम ऊपर वाले 3 फैक्टर्स याद कर लेंगे, इसमें से 2-3 हेडिंग याद कर लेना, तो सबसे सेफ साइड। तो कह रहे हैं अदर फैक्टर्स में क्या है, आप भी ना बस हेडिंग्स याद कर लेना, क्योंकि 2 या 3 ही लिखने हैं हमें, ऊपर वाले हमें लिखने हैं डी तक नहीं तो सी तक लिख देने हैं, और उसके अलावा ये 3 कुछ लिख देंगे। एक तो अदर फैक्टर्स आपके डेटा की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि सैप लगाना है कि टीओडी लगाना है, या एपी को कैसे यूज करना है, या डिसएग्रीगेशन जो अपन ने पहले पढ़ा था ना, इन्वेस्टिगेट द इनफ्लक्चुएशंस, अगर वो इनकंसिस्टेंट हो तो ये उसको सिनोनिम्स बना के यूज कर लिया कि अगर डिसएग्रीगेशन है तो फिर आप क्या यूज करोगे। तीसरा है अकाउंट टाइप, कह रहे हैं सैप मोर यूजफुल फॉर सर्टेन टाइप ऑफ अकाउंट देन फॉर अदर्स। देखना लाइन पढ़ के देखो तो बड़ी हंसी वाली लाइन है ये, सैप मोर यूजफुल कुछ अकाउंट्स के लिए देन अदर्स, बाकियों के लिए नहीं। तो भाई तो अगर आप बोल रहे हो कुछ के लिए तो अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। इनकम स्टेटमेंट्स अकाउंट टेंड टू बी मोर प्रिडिक्टेबल because they reflect the accumulated transactions while the balance sheet accounts represent the net effect at a point 31 मार्च। ये चीज अच्छी बोली है इन्होंने, कह रहे हैं अगर आपको देखो फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉफिट देखना है, कह रहे हैं P&L अकाउंट देख लो, सब कुछ पता चल जाएगा, कहां से इनकम्स आ रही हैं, कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इवन ओपनिंग स्टॉक भी वहीं से दिख जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी आता है P&L, ट्रेडिंग P&L में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वो भी दिख जाएगा, लास्ट में प्रॉफिट पता चल जाएगा। कह रहे हैं अगर आपको ऐसा कुछ देखना है तो P&L देख लेना, अगर आप सिर्फ प्रॉफिट की फिगर देखना चाहते हो तो बैलेंस शीट में इस रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड किया होगा इस साल के, तो वहां पे देख लेना। तो यही उन्होंने बोला अकाउंट टाइप वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, बाकी ये 2-3 आप देख लेना, ठीक है। तो डिटरमाइन द पर्टिकुलर सैप में क्या क्या निकल के आए। सबसे पहला उन्होंने ये बोला कि सिर्फ सैप चाहिए, सिर्फ टीओडी चाहिए, कि दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए, सर्कमस्टांस के हिसाब से देख लेना। फिर उसके बाद उन्होंने बोला लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन पे चलेगा सैप, ठीक है, और इन्फ्लुएंस होगा वो नेचर ऑफ असर्शन से या फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। डिफरेंट टाइप ऑफ एपी प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एश्योरेंस। अदर फैक्टर में अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, जैसे होगा आप वैसे कर लोगे। डिसएग्रीगेशन यानी कि इनकंसिस्टेंट या अकाउंट्स टाइप। स्टेप 2 क्या का स्टेप 2 चल रहा है, टॉपिक देखो ऊपर, टॉपिक खतरनाक है, एपी एज अ सैप। आप एनालिटिकल प्रोसीजर को सिर्फ सैप यूज करना चाहते हो, इसका रीजन किसी को समझ में आया? टॉपिक का रीजन एक बार फिर से, क्योंकि टॉपिक थोड़ा अजीब है इसलिए मेरे को ना बड़े कम टॉपिक होते हैं जब मेरे को बार बार हर पॉइंट के बाद टॉपिक पे आना पड़ जाता है। यूज एपी एज सैप, कह रहे एनालिटिकल प्रोसीजर जो आपका ओवरऑल है ना, टीओडी कम से कम यूज करो,
क्योंकि ज्यादातर टॉपिक क्या बोल रहा है, यूज एपीआई सैप सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, यानी कि वो आपको बताना चाह रहा है कि भाई रेशो, कंपैरिजन, ट्रेंड एनालिसिस, ये सब चीजें देखो, सोच के देखो, डिटेल ऑडिट कर करके तो यहाँ पे पहुंचे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप ये ओवरऑल समझ के देखो 90-95% ऑडिट तो हो चुकी है। अगर वहां की ऑडिट हो चुकी है तो टेस्ट ऑफ डिटेल करके नहीं आए होगे। टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब डिटेल्ड टेस्टिंग, यानी कि मेन ऑडिट, डिटेल्ड चेकिंग, तो आप करके आए होगे। तभी तो ये कह रहे हैं कि यूज एपी, आप ना 520 को एज अ सैप यूज करो। सैप यानी कि ओवरऑल बेसिस पे यूज करो, ट्रेंड एनालिसिस के लिए, रेशियोज के लिए, कंपैरिजन के लिए। तो ऊपर लिख लो जो मैंने बोला, कुछ एक आध लाइन हिंदी में। ऑलरेडी यहां तक पहुंचते अप्रोक्स 90% ऑडिट तो हम कर ही चुके हैं। अप्रोक्स 90% ऑडिट तो कर ही चुके हैं। इसीलिए ये एसए 520, इसलिए ये एसए 520 ब्रैकेट में एपी कहना चाह रहा है या चाहता है, इसलिए ये एसए 520 चाहता है कि अब ट्रेंड एनालिसिस, रेशियोज या ओवरऑल बेसिस पे ऑडिट या ओवरऑल बेसिस पे चेक करो। ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो, कंपैरिजन या ओवरऑल बेसिस पे चेक करो। तो इसका दूसरा टॉपिक आपके पास है इवेलुएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा या एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन एपी। इवेलुएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा या एक्सटेंट, देखो यहाँ पे दो टॉपिक हैं, इसको लेके क्वेश्चन बड़े सारे बन चुके हैं। एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन एपी आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान पहले टॉपिक पे जाता है। तो ये दो अलग अलग टॉपिक है, दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं आंसर यही लिखना है आपको। तो कह रहे हैं सेकंड में आपने एपी को सैप क्यों यूज करना है और कब यूज करोगे, उसका एक फैक्टर ये भी है कि रिलायबिलिटी ऑफ डेटा क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा या उसके ऊपर रिलायंस। कह रहे हैं उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, अगर वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से मिल जाते हैं तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया है, तो आप उसको यूज कर लेना। यानी कि इंडस्ट्री नॉर्म्स, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री का डेटा आपको क्या खुद से मिलेगा, आपकी कंपनी देगी नहीं। चैनल चलाओ, नेट खोलो या ओवरऑल पिक्चर निकालो, आपको पता चल जाएगा इंडस्ट्री क्या कैसे खेल रही है, हम कैसे खेल रहे हैं। कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, फिर देख लो इंडस्ट्री का डेटा आपके पास अवेलेबल है कि दूसरी कंपनी का डेटा आपके पास अवेलेबल है, क्या चीज है, तो आपके पास देख लो जो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको कंपैरिजन करके देख लो। तीसरे में है नेचर एंड रेलिवेंस, नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अगर इंफॉर्मेशन आपके काम की है, फॉर एग्जांपल वेदर, बजट हैव बीन एस्टैब्लिश, तो कह रहे हैं बजट के हिसाब से देख लो। अगर आपके पास बजट बने हुए हैं तो उसको एक्चुअल के साथ कंपैरिजन कर लो, तो आप सैप बड़े अच्छे से यूज कर पाओगे ना, क्योंकि सैप का तो एक नेचर भी वही था कंपैरिजन, और दूसरा था रेशियो। कंपैरिजन के अंदर बजट का टॉपिक ही आ रहा था। और चौथा है कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन। आप देख लो, अगर एंटिटी ने जिसकी आप ऑडिट करने गए हो, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन बनाई है बड़ा अच्छा कंट्रोल था, उसके ऊपर कंट्रोल क्या था, बड़ा अच्छा था, तो आपके लिए तो बड़ी है। तो फिर आप उसको बड़े अच्छे से, बड़ी जल्दी से एज अ सैप यूज कर सकते हो। यानी कि आप एनालिटिकल प्रोसीजर पे टीओडी पे मत लगाना, सैप पे लगा लेना, ओवरऑल के हिसाब से चेक कर लेना। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स निकल गया यहाँ पे। अगर आपके पास डेटा वाले पॉइंट आते हैं तो पहला था सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जो इंडिपेंडेंट सोर्स से मिले तो ज्यादा अच्छा है, रिलायबल है। कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आप इंडस्ट्री डेटा के साथ कर सकते हो। नेचर एंड रेलिवेंस, नेचर एंड रेलिवेंस यहाँ पे आप बजट अगर आपके पास बने हुए हैं तो ज्यादा बढ़िया है। और कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन, अगर कंट्रोल अच्छा है वहां पे डेटा बनाते हुए सब कुछ, तो आप सैप यूज कर लेना। पहला आपके पास था यूज सैप में, सबसे पहला क्या था आपके पास, डिटरमाइन द suitability ऑफ पर्टिकुलर सैप, डिटरमाइन द suitability ऑफ पर्टिकुलर। सेकंड आपके पास निकल गया है इवेलुएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा और एक्सटेंट ऑफ रिलायंस, ये आपके ऊपर। तीसरा आपके पास है रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स और रेशियोज, develop an expectation of recorded amounts or ratios and evaluate whether expectation is sufficiently precise to identify the material misstatement। 2-3 घंटे देता हूं, पहले संभालो ये दो लाइनों को।
टॉपिक याद रख लेना क्या है, डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट या रेशियोज। तो जो भी अमाउंट आपकी रिकॉर्ड हो रखी है उसके ऊपर आप क्या एक्सपेक्टेशन डाल रहे हो, क्या के लिए, ताकि आप रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट निकाल सको। क्या के लिए, अब डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट एंड रेशियोज। यानी कि पहला यहाँ पे कीवर्ड आया एक्सपेक्टेशन, क्या का, रिकॉर्डेड अमाउंट्स का या रेशियोज का, और इवेलुएट कर लेना कि जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं सफिशिएंटली प्रिसाइज हैं, क्या के लिए, टू आइडेंटिफाई द मटेरियल मी स्टेटमेंट। देखा जाए तीन चीजें हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस मतलब आपकी हैं जो आइडेंटिफाई कर सके मटेरियल मी स्टेटमेंट। डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स और रेशियोज एंड टू इवेलुएट वेदर योर एक्सपेक्टेशन आर सफिशिएंटली प्रिसाइज टू आइडेंटिफाई द। तो देखा जाए यहाँ पे कीवर्ड्स तो दो ही आए, एक्सपेक्टेशन डेवलप करो, टू आइडेंटिफाई द। तो इन्होंने तीन चीजें बोल दी यहाँ पे। एक तो एक्यूरेसी के हिसाब से आप अपना देख लो, एक्यूरेसी विद विच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ सैप कैन बी प्रिडिक्टेड। अगर आप जिस एक्यूरेसी के साथ अगर आप प्रिडिक्ट कर पाते हो ना, वही डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल द ऑडिटर मे एक्सपेक्ट ग्रेटर कंसिस्टेंसी इन कंपेयरिंग जीपी फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर देन इन कंपेयरिंग द डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस सच एज रिसर्च और एडवर्टाइजिंग। कह रहे हैं अगर आप डेटा की एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड हो तो फिर कोई एक डेटा उठाओ ना, जैसे आपने उठा लिया जीपी रेशियो इस साल का, अगले साल का, बात समझ में आ जाएगी। आपने पहले साल में देख लिया जीपी रेशियो, अगले साल आप देख रहे हो एडवर्टाइजिंग या रिसर्च वाले खर्चों के ऊपर आ गए, यानी कि यहाँ पे आपके डेटा की एक्यूरेसी नहीं बन रही। तो पहला उन्होंने बोला कि कंसिस्टेंसी तब आ सकती है जब आप मतलब कि एक्सपेक्ट कर रहे हो या कंपेयर कर रहे हो दो सेम डेटा को 2 साल में। कहीं पहले साल जीपी रेशियो के हिसाब से आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो या कंक्लूड कर रहे हो, अगले साल दूसरे किसी खर्चों के ऊपर आ गए। सेकंड, डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी डिसएग्रीगेटेड। फॉर एग्जांपल सब्सटेंटिव सैप may be more effective when applied to financial information on individual sections of an operation or to FS of a component of a diversified entity than when applied as a whole। पहले के साथ में आप लिखो, थोड़ा याद रखिएगा, यूज, ये एग्जांपल है जो बीच में लिखी हुई है, यूज जीपी रेशियो इन ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मैंने कि जिस साल का भी आप ये एपी लगा रहे हो, ट्रेंड एनालिसिस चेक कर रहे हो। दूसरे में बोला है, अब ना मैं अगला जो पॉइंट लिख रहा हूं ना, इक्वेशन बना के लिख रहा हूं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कंपोनेंट या असर्शन वाइज, कंपोनेंट या असर्शन वाइज इज ग्रेटर देन एज अ होल। देखो मैंने सिर्फ इक्वेशन बना के लिख ली ताकि आपको ना बाद में समझ आ सके। तो ये इन्होंने भी एग्जांपल बोली हुई है डिसएग्रीगेटेड का, मतलब कि अगर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सैप मे बी मोर इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड टू एफएस इंफॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल सेक्शन या फिर कंपोनेंट वाइज देन, दिख रहा है आपको ये वाला देन, सबसे जरूरी यही है ना देन, क्या के लिए, अप्लाई टू एफएस एज अ होल। तो मैंने इसको ये बना दिया कंपोनेंट या असर्शन वाइज अगर आप इसको यूज करोगे रेदर देन एज अ होल तो देखा जाएगा क्या रिजल्ट आएगा, इफेक्टिव, एक्यूरेट या इफेक्टिव। तीसरा आपके पास है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बोथ फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल। फॉर एग्जांपल ऑडिटर मे कंसीडर वेदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे कि बजट, फोरकास्ट, या फिर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस और सोल्ड इज अवेलेबल टू डिजाइन द सैप। तो वो देख लेगा कि मेरे को यानी यहाँ पे कुछ एग्जांपल नहीं दी हुई, यहाँ पे तो देखा हुआ है कि फाइनेंशियल डेटा के एलिमेंट उठा रहे हो कि नॉन फाइनेंशियल के। तो ये आपके पास था डेवलप एन एक्सपेक्टेशन, क्या की एक्सपेक्टेशन डाल रहे हो आप, टू आइडेंटिफाई द मटेरियल मी स्टेटमेंट। पहले में इन्होंने बोला एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कब जब आपकी ज्यादा बनेगी, जब आप सेम डेटा लोगे, जैसे कि आपने जीपी रेशियो यूज किया, ना कि अगले साल एक्सपेंसेस पे आ गए या एनपी रेशियो पे आ गए। दूसरे में उन्होंने क्या बोला, डिग्री टू विच द इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो हर इंडिविजुअल आइटम को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। कंपोनेंट या असर्शन वाइज आप एनालिसिस कर रहे हो, वो उसकी एक्यूरेसी जो है या इफेक्टिवनेस जो है वो ग्रेटर देन होगी कहां से, एज अ होल। आपने एज अ होल देख लिया, बैलेंस शीट और पी&एल लिख दे, क्या आप वहां से ज्यादा जज कर पाओगे, नहीं। अगर आप पी&एल और बैलेंस शीट को ढंग से करोगे एक एक आइटम को तो अच्छा होगा। अगला बोल दिया कि जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन होगी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल उस हिसाब से देख लेना। लास्ट में आपके पास डिफरेंस, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू। रिकॉर्डेड का एक्सपेक्टेड के साथ देख लेना, दैट इज एक्सेप्टेबल विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन।
तो जब आप सैप लगा रहे हो देख लेना कि जो आपका डिफरेंस कहाँ से निकल के आ रहा है। डिफरेंस किसका निकल के आएगा, रिकॉर्डेड का जो ऑलरेडी रिकॉर्ड है और जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, तो डिफरेंस किसके साथ हो गया, रिकॉर्डेड वर्सेस एक्सपेक्टेड। बस यहाँ के डिफरेंस कम से कम होने चाहिए। क्या क्या पॉइंट निकल के आ रहे थे आपके पास, टॉपिक क्या था, यूज एपी एज सैप, यूज एपी एज सैप, यूज एपी एज सैप। इसकी फुल फॉर्म यूज एनालिटिकल प्रोसीजर एज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सर छोटा ही ठीक है, ठीक है। यूज एपी एज सैप। पहला, डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर, डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर। तो इसमें था सबसे पहले या सैप लगाओ या टीओडी लगाओ या दोनों का कॉम्बिनेशन। फैक्टर्स में था लार्ज वॉल्यूम पे चलेगा, ठीक है। इन्फ्लुएंस होगा नेचर ऑफ असर्शन से या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की आइडेंटिफाई से। डिफरेंट लेवल के वो जो है आपके पास सैप अलग अलग एश्योरेंस देंगे। अदर फैक्टर में अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा कैसे है, डिसएग्रीगेटेड अकाउंट टाइप। उसके बाद था इवैल्यूएट रिलायबिलिटी ऑफ डेटा या फिर एक्सटेंड द रिलायंस ऑन ऐप। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, इंडिपेंडेंट वाली ज्यादा अच्छी रहेगी। कंपेरेबिलिटी इंडस्ट्री के साथ, नेचर एंड रेलिवेंस बजट के साथ, और कंट्रोल अगर अच्छा है तो इंफॉर्मेशन अच्छी होगी। तीसरा है डेवलप एन एक्सपेक्टेशन टू आइडेंटिफाई द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एक्यूरेसी के साथ था। जीपी रेशियो ही हर साल लेना। दूसरा डिग्री डिसएग्रीगेटेड वाला था, जहां पे इन्होंने ये बोला कि कंपोनेंट वाइज चेक करोगे तो ज्यादा बढ़िया है रेदर देन एज अ होल। तीसरा देख लेना कि फाइनेंशियल डेटा है आपके पास के नॉन फाइनेंशियल। और फोर्थ है डिफरेंस एक्सपेक्टेड का रिकॉर्डेड के साथ। आगे पॉइंट नंबर 4 है, देखना ये 5, आई थिंक टॉपिक नंबर 5 होगा ये। मीनिंग हो गया, नेचर हो गया, टाइमिंग हो गया, यूज एपी एज अ सैप हो गया, और टेक्निक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। ट्रेंड एनालिसिस, देखो इन्होंने बोला टेक्निक अवेलेबल सैप। देखा जाए तो क्या हो गई, ये सैप की टेक्निक्स हो गई। पिछले वाले पेजेस पे आओ जहां पे मैंने आपको ये लिखवाया था, यूज एपी एज अ सैप। टीओडी लिखवाया था, टीओडी के नीचे हमने लिखा था एसपी, या एसपी लिख लो या इसको अपन सैप बोल देते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था सैप की ये टेक्निक्स होती हैं, क्या क्या, ट्रेंड, रेशो, स्ट्रक्चर और रीजनेबलनेस। देखा जाए पहले दो ही हैं, बाकी तो थ्योरी कुछ ना कुछ डालनी थी ना इन्होंने। तो देखा जाए क्या है, ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस आप कैसे चेक करते हो, अब ये भी बताऊं, मैं बहुत बार बता चुका हूं। 2016 का डेटा, 2017 का डेटा, 2018 का डेटा, लाइक दैट। तो ट्रेंड एनालिसिस चेक करके देख लो, ये भी आपकी सैप की टेक्निक है, ताकि आपको ओवरऑल ट्रेंड पता चल सके आपकी कंपनी किस दिशा में मूव ऑन हो रही है। रेशियोज, रेशियोज में आप जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ठीक है। रेशियोज का मतलब है रिलेशनशिप, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। यहां से आपको क्या पता चल जाता है कि भाई मेरे पास प्रॉफिट तो हुआ है 10,000 रुपए, लेकिन काहे का। मैं अगर परसेंटेज की फॉर्म में बोलना चाहूं कि भाई मेरे को 10% प्रॉफिट हुआ है, फिर काहे का 10%, सेल का बोलना पड़ेगा ना कि मैंने 100 रुपए में चीज खरीदी, 110 रुपए में बेची, तो मेरे को 10% प्रॉफिट है। मेरी रिटर्न का टारगेट भी यही है। बैंक वाले मेरे को एफडी दे देते हैं 7-8% पे। मैंने बिजनेस इसी वजह से खोला है ताकि मेरे को 7-8% से ज्यादा मिले इंटरेस्ट या रिटर्न। तो एफएम में भी तो आप यही चीजें पढ़ते हो ना। अदरवाइज तो मैं 9, 8, 6 या 7% पे बैंक एफडी में डाल दूं, पूरा दिन राज करूं, पर वो चीज देखनी है ना आपको, क्या वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा आपका इंटरेस्ट अर्निंग। तीसरा है स्ट्रक्चर मॉडल। स्ट्रक्चर मॉडल में आप देखते हो कुछ स्टैट्स यूज करके, यूज स्टैट्स, अ मॉडलिंग टूल कंस्ट्रक्ट अ स्टैटिस्टिकल मॉडल फ्रॉम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा टू प्रिडिक्ट द करंट अकाउंट बैलेंस। इसको अंडरलाइन कर दो, टू प्रिडिक्ट द करंट अकाउंट बैलेंस, यानी कि फॉर एग्जांपल स्टैट्स, मैंने स्टैट्स लिख दिया, इसको मैं एफएम भी लिख सकता था, फॉर एग्जांपल पीवी आ गया ना। टू प्रिडिक्ट द करंट अकाउंट बैलेंस, कि आप देखना चाहते हो भाई अगर मेरे को मशीनरी लगानी है, कैपिटल बजटिंग करना है, होगा कि नहीं होगा, तो एपी का पार्ट है। या फिर इन्होंने बिल्कुल ही स्टैट्स की फॉर्म में लिख दिया लीनियर रिग्रेशन, क्या होता है, आता है तो बढ़िया, नहीं होती तो छोड़ देना। हाँ, जो भी होता है, स्टैट्स मुझे नहीं आती भाई। रीजनेबलनेस टेस्ट, उसके बाद आप देख रहे हो रीजनेबलनेस। अनलाइक ट्रेंड एनालिसिस, this analytical procedure does not rely events of prior periods but upon the non financial data
फॉर द ऑडिट पीरियड अंडर कंसिडरेशन, तो इसको लिख दो डिपेंड अपॉन नॉन फाइनेंशियल डेटा, डिपेंड अपॉन नॉन फाइनेंशियल डेटा। वो तो अपने पहले मीनिंग में ही पढ़ा था इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन में, है ना, और था अमंग बोथ फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल एलिमेंट कहते हो, ये तो आप एफएस की ऑडिट कर रहे हो, सीए तो हो ही जाएगा ना, हमें नॉन फाइनेंशियल के बारे में भी बताओ। तो टेक्निक्स में क्या क्या निकल गया है, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, स्ट्रक्चर मॉडलिंग और रीजनेबलनेस टेस्ट। फिर से एक बार के लिए बोलो, पहला क्या था, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, रीजनेबलनेस टेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6, एपी दैट असिस्ट व्हेन, कह रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर कौन सा, दैट असिस्ट व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन नियर द एंड। ये तो पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। कह रहे हैं आपको एपी कौन सा हेल्प ज्यादा करेगा ओवरऑल कंक्लूड करने के लिए। भाई आप एपी को परफॉर्म करो नियर द एंड ऑफ ऑडिट, ताकि आप ओवरऑल कंक्लूजन कर सको और एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले सको। चले जी आगे, इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन पक्का बन सकता है ट्रू फॉल्स, या नॉर्मल क्वेश्चन भी बन सकता है कि एपी को परफॉर्म करने का सूटेबल टाइम क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 7, इन्वेस्टिगेटिंग द रिजल्ट ऑफ एपी। कह रहे हैं कि अगर कब आप इन्वेस्टिगेट करते हो, अगर आपको फ्लक्चुएशन मिलती है या इनकंसिस्टेंसी मिलती है, दो ही चीजें होती हैं, ये भी आप पहले ही कर चुके हैं नेचर में। या तो आपको क्या क्या मिलती हैं, फ्लक्चुएशन या इनकंसिस्टेंट, तो आपको लग रहा है कि हाँ सोच के देखो डिफरेंसेस मिल गए, क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि उसके रिजल्ट इन्वेस्टिगेट करो, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करके पूछ लो, या अदर ऑडिट प्रोसीजर लगा के देख लो। चले जी आगे, इन्वेस्टिगेशन कब करनी है, जब फ्लक्चुएशंस या, तो इन्वेस्टिगेशन के दो टूल्स क्या क्या निकल गए, इंक्वायरी या फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर। नेक्स्ट आपके पास है कंसिडरेशन स्पेसिफिक टू पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। पब्लिक सेक्टर एंटिटीज यानी कि बैंक नहीं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आप बोल सकते हो, पीएसयू। अरे वो तो नहीं मैंने कहा दूसरे बैंक होते हैं, पीएनबी वगैरह। हाँ, बैंक की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मतलब मेनली जो ये बात करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज, वो चीजें, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। कह रहे हैं नॉर्मली जब आप कंपनी में ऑडिट करने जाते हो और फिर अगर आप पीएसयू में ऑडिट करने गए तो सारा कुछ सिनेरियो सेम मिलता है। जी नहीं, हम नॉर्मल कंपनी में जाते हैं, एम्प्लॉय बाहर खड़े नहीं मिलते, वो कंप्यूटर के बीच में घुसे होते हैं। और जब हम पीएसयू में जाएंगे सारे बाहर आराम से खड़ेंगे, और भाई बताओ क्या हाल है, बहुत बढ़िया जी, ऑडिटर आओ आओ, आप इकट्ठे बैठ के चाय नाश्ता पानी करते हैं। फिर जब 3-4 दिन बीत जाते हैं, चल थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, हाँ यार आप ऐसे करते हैं, आधे घंटे की ऑडिट तो कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये तो थी बात लाइटर नोट पे, लेकिन कहीं ना कहीं र्यूमर्स आते हैं तो थोड़ी सी सच्चाई तो होती है। तो अब हम जाते थे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट करने, हरियाणा वालों की, आराम से बैठे हैं, मजेदार पढ़ रहे हैं, पेपर थे उधर, हमारे पेपर होते थे, पढ़ी जा रहे हैं अपन तो चलती हैं। लेकिन जब हम जाते थे एक लिस्टेड कंपनी की ऑडिट करने जाते थे, यहाँ पे मनी माजरा, तो वहां पे तो मतलब हमारे पास तो वो भी नहीं था, उनका ना कार्ड स्वाइप होता था, तब वो डोर खुलता था, बायोमेट्रिक से भी अगला जो होता था, कार्ड ही नहीं है हमारे पास, खड़े हैं, मजा बड़ा आता था। वो अलग बात है, गालियां बड़ी पड़ती थी कि बाहर गए क्यों जब कार्ड नहीं है। तो जब सारे पंछी आजाद होंगे 1:30 से 2 बजे, या 1 से 1:30 जो भी लंच टाइम था, या तब या 6 बजे। मेरी पहली ऑडिट ही वही थी। चलो जी, कह रहे हैं अगर पब्लिक सेक्टर एंटिटी में करने गए हो तब एपी कैसे लगाओगे, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एफएस items traditionally considered in the audit of business entity may not always be relevant in the audit of governments या other non-financial public sector entities. तो for example, in many public sector entities there may be little direct relationship between revenue and expenditure, ठीक है। सेकंड आपके पास है in addition because expenditure on acquisition of asset, in addition because the expenditure on acquisition of asset may not be capitalized. अब पता नहीं वो किस एंगल से उनके पास कौन सा स्टैंडर्ड लग रहा है, AS9 AS7 क्या लग रहा है कि नहीं लग रहा। कह रहे हैं बिकॉज एक्सपेंडिचर ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट वैसे तो कैपिटलाइज नहीं होने चाहिए, कह रहे हैं मे नॉट बी कैपिटलाइज। हो सकता है कुछ ऐसे सिनेरियो निकल आए, देयर में बी नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर्स। इसके नीचे वाला आप काट देना, बस बहुत है, इतना भी पढ़ोगे ना
मतलब ये वाली 2 लाइंस काट देना, फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि टॉपिक ऐसा है। पॉइंट नंबर 3 कह रहे हैं कि ऑल्सो इंडस्ट्री डेटा और स्टैटिस्टिक फॉर कंपैरेटिव पर्पस में नॉट बी अवेलेबल इन द पब्लिक एनालिटिकल प्रोसीजर्स एक्ट। बिल्कुल बढ़िया बात है। कह रहे हैं आपने ट्रेंड एनालिसिस चेक करना है, पब्लिक सेक्टर एंटिटी कोई और पड़ी ही नहीं हमारे पास चेक करने के लिए, उनका डेटा ही नहीं है तो कैसे चेक कर ले। ठीक है जी। हाउएवर अदर रिलेशनशिप में बी रेलिवेंट, फॉर एग्जांपल वेरिएशन इन द कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन और द नंबर ऑफ व्हीकल्स एक्वायर्ड कंपेयर्ड विद व्हीकल्स रिटायर्ड। तो कह रहे हैं कुछ और रिलेशनशिप चेक कर लेना, कितने गाड़ियां आपने खरीदी, कितनी गाड़ियां आपने बेची, कुछ देख लेना। ये वाला अगर टॉपिक आएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, इसको आप लिख देना स्पेसिफिक टॉपिक। ये थोड़ा स्पेसिफिक टॉपिक है तो आपको यही लिखना पड़ेगा अगर आया तो। पहला इन्होंने क्या बोला कि फाइनेंशियल जो भी आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की अगर ऑडिट कर रहे हो, जरूरी नहीं है वो बाकी आपके क्लाइंट जैसा सेम हो, तो हो सकता है दोनों में आप एपी SA 520 ना लगा पाओ। फिर अगले में बोल रहे हैं कि ये जो कुछ आप खर्चे कर रहे हैं एसेट एक्वायर करने के लिए, हो सकता है वो कैपिटलाइज ना करते हो तो एक्सपेंडिचर में रिलेशनशिप ही नहीं बनेगा, नो रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेंडिचर। अगला कह रहे हैं कि आपके पास डेटा या स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल ही नहीं है, कर लो जी कंपैरिजन, कैसे कर लोगे। और कह रहे हैं अदर रिलेशनशिप्स, उन्होंने कितनी गाड़ियां खरीदी और कितनी गाड़ियां बेची, कितने किलोमीटर पर कॉस्ट पड़ रही है, चीजें चेक कर लेना। डन। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म नहीं हो रहा अभी, हमें लग रहा है कि क्वेश्चंस आगे चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन याद रखना, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, इस चैप्टर में कम से कम अभी 2 या 3 टॉपिक और आएंगे जो क्वेश्चंस में कवर हो रही है। जो पिछले पास्ट के आरटीपी या पास्ट में क्वेश्चन आए ना पिछले 1 साल में, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चंस की फॉर्म में डाल दी है रेदर देन टॉपिक की फॉर्म में। तो देखो आपके पास 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे होंगे ट्रू फॉल्स के बीच में, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है। चलो मैं दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन जल्दी से, कुछ 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टेक्निक्स अवेलेबल व्हाइल अप्लाइंग सैप। टेक्निक्स पहली क्या थी, लिखो जल्दी से लिखो। ट्रेंड हो गई, ट्रेंड एनालिसिस। सेकंड हो गई आपके पास, अरे सेकंड रेशियो। थर्ड स्ट्रक्चर मॉडलिंग। और फोर्थ क्या था, लिखो सारे, श्वेता जी लिखो आप भी, दिखाओ मेरे को। लिख लिए चारों। फोर्थ क्या थी, क्या थी, फर्स्ट क्या थी, सेकंड, फर्स्ट ट्रेंड थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। टॉपिक क्या है, टेक्निक्स अवेलेबल। ठीक है सैप के लिए। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यूज ऑफ सैप रिक्वायर कंसिडरेशन ऑफ मैनी फैक्टर्स। यूज ऑफ सैप रिक्वायर कंसिडरेशन ऑफ मैनी फैक्टर्स। कौन सा, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि इसमें वो वाले थे और अदर्स वाले थे। असर्शंस थी, मटेरियल स्टेटमेंट था, डिफरेंट टाइप ऑफ सैप डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस देते थे, और अदर रैप में था। आगे रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, पता चल गया होगा आपको। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा यानी कि यूज एपी एज अ सैप का सेकंड टॉपिक, जिसमें पहला था सोर्सेज, ठीक है, एक्यूरेसी था इसमें, सोर्सेज था, और क्या थे, कंपैरिजन था, नेचर एंड रेलेवेंस था, और कंट्रोल्स थे। ठीक है, चलो ये आप देख लेना। 7th में भी टेक्निक्स आई हुई हैं, 6th में भी टेक्निक्स आई हुई हैं। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिक है जो पिछली बार ना क्वेश्चन ये पेपर में आया था। डिस्कस था क्वेश्चन 8, डिस्कस ऑडिट प्रोसीजर कंसीडर्ड बाय ऑडिटर व्हाइल परफॉर्मिंग एपी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ परचेज एंड क्वांटिटी प्राइस। बिना आंसर देखे क्या लिख पाओगे इसमें, डिस्कस द ऑडिट प्रोसीजर बाय ऑडिटर while performing analytical procedure to obtain audit evidence as to the overall reasonableness of purchase quantity and price। अब इसका आंसर देखो, पहले तो आप इसको लिखो, पहले तो इसको आप डेंजर का साइन डालो, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालो। यानी कि यहाँ पे कभी आपने सुना होगा ना ऑडिट का पेपर बाहर से आ जाता है, वो ये चीज बोलते हैं
कि जरूरी नहीं है उन्होंने टॉपिक दे दिया, उन्होंने वो कह रहे हैं कि हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब हम आपसे थ्योरी की जगह न्यूमेरिकल भी पूछ लेंगे। क्वेश्चन मैं इसको न्यूमेरिकल क्यों बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, जैसे कि क्वांटिटी और प्राइस पे पूछ लिया, देखो इसका आंसर देखो बड़ा अच्छा है, रेशियो, कंजम्पशन, स्टॉक कंपैरिजन, क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्वालिटेटिव डाल दो, यहाँ पे ट्रेंड डाल दो, तो इन्होंने किस हिसाब से डाला, देखो रेशियो, ऑडिटर शुड कंपेयर द क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, सीटीआर बोलते हो जिसको आप, एंड एसटीआर। तो करंट कह रहे हैं कि देखो क्वेश्चन क्या है, अब जल्दी से मैं आपको समझाता हूं। कह रहे हैं परचेज के साथ अब क्या क्या चीजें चेक कर सकते हो, अब परचेज की रेशियोज निकालो बैक कैलकुलेशन करके, यानी कि बैक टॉपिक बोल रहा है, परचेज के साथ रेशियो क्रेडिटर टर्नओवर निकल सकती है, इन्वेंट्री टर्नओवर यानी कि स्टॉक टर्नओवर, या फिर ज्यादा से ज्यादा इसके आप डेज बोल दो, जिसको आप क्या बोलते हो, क्रेडिटर टर्नओवर, पेमेंट, एवरेज पेमेंट पीरियड, वो डेटर्स की है, वो डेटर्स की है, तभी तो यहाँ पे यानी आप एवरेज पेमेंट पीरियड बोल सकते थे। तो चौथा टॉपिक आप ये बना के चल सकते थे, पेमेंट साइकिल या जो भी है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर सेल के आते हैं तो सेल की रेशियो लिखनी पड़ेगी, रिटर्न के आते हैं तो रिटर्न की रेशियोज लिखनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंजम्पशन एनालिसिस, मेरे को परचेज क्वांटिटी है, कंजम्पशन मैं करता हूँ, देखते हैं, कह रहे हैं रॉ मटेरियल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, कंपेयर द सेम विद प्रीवियस डेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। स्टॉक कंपोजिशन, ऑडिटर शुड कलेक्ट रिपोर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट फॉर कंपोजिशन ऑफ स्टॉक, रॉ मटेरियल कितना है आपके पास और रॉ मटेरियल की टोटल के साथ कितनी परसेंटेज है, क्योंकि मेरे को उसकी वैल्यूएशन करनी होती है, बिल्कुल करनी होती है, ठीक है। तो इसको आप लिख दोगे लर्न एज इट इज। कुछ 3-4 करेक्ट इनकरेक्ट करते हैं, ठीक है, आपका टेस्ट लेता हूं मैं, बाकी आप घर से करोगे। कोई पॉइंट नंबर 1, आप लोग आंसर्स हाइड करो, अनु देखता लेना। एज पर एसए 520 द टर्म एनालिटिकल प्रोसीजर, द टर्म एनालिटिकल प्रोसीजर मीन्स इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप among फाइनेंशियल डेटा ओनली। अब प्लॉजिबल का मीनिंग ढूंढना हो, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप प्लॉजिबल के मीनिंग के ऊपर फिक्स हो जाओ, या आपके पास आंसर ही दे दिया, ठीक है। जो इसका मीनिंग है डिक्शनरी में ढूंढ लेना, आपको पता चल जाएगा इसके कितने सारे मीनिंग है, ठीक है, कि प्लॉजिबल रिलेशनशिप होता क्या है। तो कह रहे हैं कि सिर्फ फाइनेंशियल डेटा, पहली लाइन में आप पढ़ के आए हैं, एपी की डेफिनेशन याद है, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग बोथ बिटवीन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन 2 है, ऑडिटर कैन डिपेंड ऑन रूटीन चेक टू डिस्क्लोज ऑल द मिस्टेक्स या फिर मैनिपुलेशन दैट में एग्जिस्ट इन द अकाउंट। कह रहे हैं ऑडिटर रूटीन चेकिंग के ऊपर सारा का सारा डिपेंड होता है क्या? यार ये स्टैंडर्ड क्या चल रहा है, जो मैंने आपको बोला है कि 90 या 95% टीओडी के ऊपर, यानी कि डिटेल ऑडिट के ऊपर, कहीं ना कहीं 5 से 10% ऐसे 520 ट्रेंड रेशियो के ऊपर भी डिपेंड होता है ना। तो कह रहे डिटेल चेकिंग, रूटीन चेकिंग जितनी मर्जी कर लो, आपको ओवरऑल बेसिस पे भी चेक करना है। तो ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तीसरा, ओनली पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इज टू ऑब्टेन रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। थोड़ा सा अजीब है, फिर से देखो, ओनली पर्पस, कह रहे सिर्फ जो पर्पस है, ओनली पर्पस ऑफ एपी टू ऑब्टेन द रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। जी नहीं, सिर्फ पर्पस ये थोड़ी ना होता है हमारा, ये यहां से आपको पता चलेगा ओनली पर्पस। तो कह रहे इसका आंसर पढ़ के देखो, यहाँ पे आपके पास सिर्फ ये नहीं होता, ये तो आपका है ही, ऑब्टेन द रेलिवेंट एंड रिलायबल, आगे है टू डिजाइन एंड परफॉर्म द ओवरऑल कंक्लूजन के लिए भी होता है। मतलब इनका जो क्वेश्चन था वो कह रहे हैं कि आपको सिर्फ डेटा कलेक्ट करने के लिए होता है। देखो तो आप जितना मर्जी कर लो, अगर आपको टॉपिक्स पता है तो आप आंसर देख के कम से कम समझ जाओगे, लेकिन जब तक अगर आपने क्वेश्चन आंसर नहीं किए ना, तब आपका टॉपिक समझना भी बेकार है। क्योंकि जब तक आपको ऑडिट अब समझ आ गई, ये चैप्टर या ये स्टैंडर्ड अब आपको अंदर से समझ आ गया, लेकिन क्वेश्चंस की बनावट तो किसी भी एंगल से हो सकती है ना। तो प्रोविजंस प्लस क्वेश्चन आंसर, ये अगर आपस में बराबर चलेंगे तब समझ लेना आपके मतलब मार्क्स अच्छे आएंगे, या आपको लग रहा है कि हाँ आएगा। फोर्थ, एनालिटिकल प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड इन प्लानिंग फेज ओनली। प्लानिंग था, टेस्टिंग था, कंप्लीशन स्टेज था।
चलो जी 4 हो गए। अब आगे आ जाओ आप 9 पे आना, मतलब मैंने रैंडमली बोल दिया, सेम है 9 सेम है। उसके बाद आप लोग आओ, देखो कहाँ पे है क्वेश्चन, 12 देखो 12 क्वेश्चन जो है आपके पास, 12 क्वेश्चन जो आपके पास है ये थ्योरी क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। लेटेस्ट पिछली ही आरटीपी का है नवंबर 19, पिछली आरटीपी का, रूटीन चेकिंग के हिसाब से उन्होंने बोला हुआ है। तो लास्ट में पूछा हुआ है एनालाइज एंड एक्सप्लेन स्टेटिंग क्लियरली द मीनिंग ऑफ एपी। तो क्लियरली का मीनिंग एपी का क्या है, एक तो रूटीन चेक के ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं रहेगा, आपको सैप एपी ट्रेंड एनालिसिस लगाना ही पड़ेगा, और उसके बाद एपी की डेफिनेशन लिख देना सबसे पहले वाली। और अगला आपके पास है क्वेश्चन 13 फैक्टर्स। ये फैक्टर्स हो चुके हैं ना, डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ रिलायंस प्लेस्ड ऑन एनालिटिकल प्रोसीजर, ये अपने पीछे हुए थे ना, लेकिन ये अब देखो ये क्वेश्चंस कुछ और भी निकल के आ गया। तो ये भी आपके पास थ्योरी का क्वेश्चन है, ये भी आपको एज इट इज याद करना है। एक क्वेश्चन आपके पास ये निकल के आ गया 15 लेटेस्ट मई 20 आरटीपी का क्वेश्चन, इसको मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन की लेंथ देखो 5 लाइनों का, 6 लाइनों का क्वेश्चन बना दिया, और उसका आंसर देखो, यूज एपी एज अ सैप के लिए क्वेश्चन पूछा गया ये। ओके, बाकी जो आपके पास कुछ 5-6 एमसीक्यूज है और बाकी जो रिमेनिंग है वो आप खुद घर से कर लोगे। इसी के साथ अपना चैप्टर 8 ऐसे 520 खत्म होता है। देन